हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, और जहां से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, और पूरा ज्योग्राफी वाला पार्ट मैं कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए। सो उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर में हमारा पूरा उत्तराखंड का एरिया है। एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और उत्तर में चीन के साथ सीमा लगती है। उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिम मध्यम भाग में और भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है ना। दोनों चीज़ें याद रखना, हिमालय पर्वत के पश्चिम मध्यम भाग में और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में हमारी डायरेक्शन है हमारे उत्तराखंड की। इसका अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो 28 डिग्री 43 मिनट, ये डिग्री को डिनोट करता है, ये मिनट को डिनोट करता है। तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जिसका विस्तार अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल है 2 डिग्री 44 मिनट। और वहीं हमारे उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से शुरू होता है, 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। टोटल कितना है यहाँ पर? 3 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं स्थित हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य 111.3 किलोमीटर का अंतर होता है। उत्तराखंड का जो आकार है वो कैसा है? आयताकार है। सिडनी बुनार्ड ने नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करने पर उत्तराखंड क्षेत्र कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। और कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर तक आपका फैला हुआ है। राज्य की लंबाई की अगर बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 358 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर इसकी जो है वो 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69%। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 20वां स्थान है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। पर्वतीय क्षेत्र कितना है और मैदानी क्षेत्र कितना है पूछा जाता है। तो राज्य के कुल क्षेत्र का 86.7%, यानी कि आपका वर्ग किलोमीटर में 86,035 वर्ग किलोमीटर तो पर्वतीय है, जिसमें से कुल क्षेत्रफल का 13.93% मैदानी भाग, यानी कि 7,448 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? मैदानी भाग है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल 32,449 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60.67% है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल 21,034 वर्ग किलोमीटर और राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39% है। 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक 32.94% हिस्सा आता है, जबकि 3,001 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे कम 7.8% एरिया आता है। तो ये पूरा हो गया इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं की। तो राज्य के उत्तर में वृहद हिमालय और दक्षिण में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण पूर्व दक्षिण मध्य में तराई क्षेत्र इसका आता है। राज्य की पूर्वी सीमा काली नदी से बनती है, ठीक है, और पश्चिमी सीमा टूंस नदी बनाती है। राज्य की पूर्वी सीमा पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेपाल है। नेपाल पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के साथ सीमा बना रहा है। और वहीं अगर आप देखेंगे, है ना, राज्य की पूर्वी सीमा नेपाल, 3 जिले उत्तर से दक्षिण क्रमशः पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर यहाँ पर सीमा साझा कर रहे हैं। और उत्तर में चाइना, और किसके साथ? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के साथ यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है। राज्य के उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमा राज्य के 2 जिले देहरादून और उत्तरकाशी से यहाँ पर देख रहे होंगे आप सीमा लगा रहे हैं। ये हिमाचल है, हिमाचल से देहरादून की और उत्तरकाशी की लग रही है। उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो ये देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ पर पौड़ी है, यहाँ पर आपका नैनीताल है और यहाँ पर आपका उधम सिंह नगर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे
यहाँ तक हो गया था। राज्य के उत्तर में हिमालय पार तिब्बत या चीन स्थित है। इसकी सीमाएं 3 जिलों, आपने अभी देखा था, पूर्व से पश्चिम पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से लगती हैं। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की 5 जिलों, अब ये भी याद रखना है कि कौन कौन से जिलों के साथ हमारी सीमा साझा हो रही है। 5 जिलों से, जो पूर्व से पश्चिम क्रम से उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, मैप में अभी बताया था। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक उधम सिंह नगर और सबसे कम नैनीताल जनपद की सीमा लगती है। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है, जिसमें से 275 किलोमीटर नेपाल के साथ और 350 किलोमीटर चाइना के साथ साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिलों की सीमाएं हमारे प्यारे से उत्तराखंड के साथ लगती हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये 7 जिलों की सीमाएं हमारे उत्तराखंड से लगी हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सीमा किसके साथ सीमा नहीं लगती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जिले की सीमाएं हरिद्वार से एवं देहरादून से केवल हरिद्वार से लगी हुई हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और देहरादून से केवल सहारनपुर की सीमा लगती है। पौड़ी और नैनीताल जिले से बिजनौर की सीमा लगती है। पिथौरागढ़ एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 2 देशों के साथ लगती है, नेपाल और तिब्बत चाइना वाला रीजन है ना। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है हमारा पिथौरागढ़। राज्य की आंतरिक सीमाएं, उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं, जिसमें से 2 जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर हमारे मैदानी के अंतर्गत आते हैं। राज्य के 4 जिलों की सीमाएं किसी राज्य व देश से नहीं लगती, स्थलबद्ध हैं, लैंड लॉक्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या इन्हीं को आंतरिक जनपद कहा जाता है। इनके पूछे जाते हैं आंतरिक जनपद में कौन शामिल नहीं है, कौन है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये ना तो किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, ना किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं 2 मंडल हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें 2-2 जिले आंतरिक हैं। देखो, टिहरी और रुद्रप्रयाग ये तो हमारे गढ़वाल मंडल में आता है, बागेश्वर और अल्मोड़ा आंतरिक जिले भी हैं और हमारे कुमाऊं मंडल में आते हैं। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के 2 जिले चमोली और पौड़ी की सीमा लगती है। गढ़वाल मंडल से कुमाऊं के 4 जिले है ना, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल सीमा बनाते हैं। कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा चमोली से लगती है। सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी जिले से लगती हैं, जिसमें अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल है। गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को छोड़कर अन्य 5 जिलों की सीमाएं पौड़ी जनपद से लगती हैं। चमोली और अल्मोड़ा हमारे ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमाएं 6-6 जिलों के साथ लगती हैं। देहरादून से 4 जिले सीमा बनाते हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। सन 2000 में उत्तराखंड देश का 11वां हिमालय राज्य बना था और गणतंत्र भारत का 27वां राज्य बनकर उभरा। अब करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। अभी तक आपने देखा था बेसिक इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड के बारे में। भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृति, विन्यास, धरातलीय बनावट के आधार पर हिमालय को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तराखंड को निम्नलिखित 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, दून क्षेत्र, शिवालिक हिमालय, भाबर, तराई और गंगा का मैदानी भाग। सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ है, जिसे तिब्बती हिमालय या तैथिस हिमालय भी कहा जाता है। राज्य के ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। तो ये पूछा जाता है कि जैक्सर श्रेणी किस में आती है। उत्तराखंड के माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, शलसला, दारमा ये जो दर्रे हैं पास हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही आते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई सिंधु नदी तल से 2500 मीटर से 3500 मीटर के बीच में होती है। भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, कैलाश और लद्दाख श्रेणियाँ आती हैं। जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ, ये पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय श्रेणी सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है।
सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस और ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय अलग होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सचर जोन या हिंज लाइन किसको अलग करता है, या ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय, या वृहत कोई ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, है ना, ये किस लाइन के थ्रू अलग हो रहे हैं आपसे पूछेगा, सचर जोन या हिंज लाइन के थ्रू। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित कुछ दर्रों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। टोपी ढूंगा पास चमोली पिथौरागढ़ में है। तंजुन पास चमोली तिब्बत को जोड़ता है। सलसल पास चमोली तिब्बत को जोड़ता है। नीति पास चमोली तिब्बत को जोड़ता है। भ्युंडार तिब्बत और चमोली को जोड़ा है। सेला पिथौरागढ़ में है। कोई धुरा चमोली तिब्बत को जोड़ता है। घाटरलिया धुरा चमोली और तिब्बत को जोड़ रहा है। सुंदर ढूंगा पास चमोली बागेश्वर को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। माणा पास चमोली तिब्बत। बालचा धुरा चमोली तिब्बत को जोड़ता है। लासपा धुरा मतलब दर्रा ही होता है, चंपावत पिथौरागढ़ को जोड़ता है। मारचयोग पास चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ता है। कालिंदी पास उत्तरकाशी चमोली को जोड़ता है। बाड़ा होती चमोली। लातूधुरा चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। अब आते हैं यहाँ पर ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या बृहत्तर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय, महान हिमालय ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहत या ग्रेट हिमालय को उच्च आंतरिक या मुख्य हिमालय एवं हिमाच्छादित होने के कारण से हिमाद्री भी कहा जाता है। उत्तराखंड में वृहत हिमालय श्रेणी की ऊंचाई 4500 मीटर से 7817 मीटर तक मिलती है। ग्रेटर हिमालय श्रेणी की सबसे उच्चतम श्रेणी होती है। इसी श्रेणी में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है ना। हिमालय जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, इसी में ही हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसके अलावा इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो पश्चिमी नंदा देवी 7817 मीटर ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा कामेट बंदरपूछ, जो ये नंदा देवी है ना, ये हमारे राज्य की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी नंदा देवी याद भी रखना, पूर्वी नंदा देवी नहीं, पश्चिमी नंदा देवी। उसके बाद कामेट, फिर बंदरपूछ, केदारनाथ, चौखंबा, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट और पंचाचूली, ये सब आपके किसके हैं, ग्रेटर हिमालय की ही चोटियाँ हैं। राज्य में बृहत्तर हिमालय श्रेणियां पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिलों उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैली हैं। सो ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे फैले। राज्य में सबसे कम वर्षा जो है वो बृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है और 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमानी जलवायु पाई जाती है। सो पूछा जा सकता है कि इतनी ऊंचाई पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से ग्रेटर हिमालय का क्षेत्र सबसे अधिक ठंडा है। इसकी ऊंची चोटियाँ हमेशा सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं, हिमाच्छादित रहती हैं। वृहत हिमालय का मूल निवासी भोटिया जनजाति को कहा जाता है। महा हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या भोटियों की निवास करती है क्योंकि इन्हें ऋतु प्रवास होता है, ये ऋतु प्रवास करती रहती है। राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलम आदि बृहत हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और भागीरथी, अलकनंदा, गौरी गंगा आदि नदियों का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, महा हिमालय से ही निकलती हैं। ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय। ग्रेटर हिमालय मध्य या मध्य को ही लघु बोला जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके बीच में जो बाउंड्री लाइन है, आपने देखा था ट्रांस और महान हिमालय के बीच में हिंज लाइन है, वैसे ही आपका महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है यहाँ पर, या इसी को मेन सेंट्रल फॉल्ट भी बोला जाता है। यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा किसके बीच में, ग्रेटर हिमालय एवं मध्य या लघु हिमालय के बीच में है। फूलों की घाटी वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अभी जो मैं इनके बीच में जो लाइन है ना MCT, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूके SSS का PY का क्वेश्चन उठा लो, 2024 में भी पूछा गया है। उसके अलावा अनगिनत एग्जाम्स में आता है। हिम रेखा स्नो लाइन क्या है? हिम रेखा को ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है।
उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। टिम्बर लाइन क्या है? तो वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं। टिम्बर लाइन की अगर बात करते हैं तो टिम्बर लाइन क्या है? वो सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं। लघु या मध्य हिमालय, तीसरा कौन सा आता है हमारा? लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 मीटर से 4500 मीटर है। क्या है? 4500 मीटर तक पाई जाती है। राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिम छोर देहरादून तक 9 जिलों चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, इसमें आपका मध्य हिमालय श्रेणी में ये फैला है। मसूरी, देवन, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर, द्रोणगिरी श्रेणियाँ इसी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। मध्य या लघु हिमालय श्रेणी में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। लघु हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है, पूछा जाता है। ठीक है। लघु हिमालय क्षेत्र से नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, इन नदियों का उद्गम होता है। ये नदियाँ यहीं से निकलती हैं। नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल जैसे सात ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, खुरपा ताल आदि मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। राज्य में 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? चीड़ है। राज्य में 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर एल्पाइन वन पाए जाते हैं। मध्य हिमालय की धौलधार श्रेणी पर शिमला बसा हुआ है, जबकि पीरपंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर में है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन सीमांत दरार, मेन बाउंड्री फॉल्ट, देखो MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट या फॉल्ट से तो आपका मध्य महान हिमालय लघु हिमालय से अलग हो रहा था, बट ऐसे ही आपका लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में भी एक लाइन है मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBT जिसको बोला जाता है, मेन मुख्य सीमांत दरार जिसको बोला जाता है। किन के बीच में है ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आते उत्तराखंड में बुग्याल, मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पर पाए जाने वाले घास के छोटे मैदान, छोटे छोटे मैदान जो होते हैं इन्हें बुग्याल कहते हैं। बुग्याल को पयार या अल्पाइन पाश्चर्य नाम से भी जाना जाता है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति तथा हिमरेखा के बीच उगते हैं। कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनरमर्ग, है ना, ये घास के मैदान पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घास के मैदान को धज कहा जाता है। बुग्यालों या पयारों को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। बुग्यालों में अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं: दूध, बस, मोट, धनिया और द्युति। बुग्याल के पशुचारकों को अनवाल, पालसी, गद्दी, गुर्जर, लवण्या और बकरवाल कहा जाता है। खर्क वो स्थान जहां मवेशियों को चराने एवं उनको रखा जाता है। यहाँ भी जान लेना उचित मतलब है कि बुग्यालों को कश्मीर में मर्ग और हिमाचल में थज कहते हैं, और यहाँ तो हमारे यहाँ बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर बहुत महत्वपूर्ण, दूधातोली श्रृंखला या दूधातेली श्रेणी जो है इसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। दूधातोली श्रृंखला राज्य के मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी जिलों में फैली है। दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। आपका यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़, वुनो, आपका पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार। दूधातोली ये पूछी जाती है नदियाँ। दूधातोली श्रृंखला की तली पर दुग्धताल स्थित है। दूधातोली क्षेत्र के आसपास कोदिया बगड़ में वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है। कोदिया बगड़ में प्रत्येक 12 जून को क्या होता है? चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में मेला भी लगता है। 1960 में वीरचंद सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग भी की थी। दून या द्वार क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज व ऊंची चौरस घाटियों को दून कहा जाता है।
जिसे पूर्वोत्तर भाग में द्वार और पश्चिम एवं मध्य भाग में दून कहा जाता है। दून घाटियों की औसत ऊंचाई 350 से 750 मीटर तक है। राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर, चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर है। पतली व कोटा नामक दून या द्वार नैनीताल में है। कोठारी या चौखम नामक दून पौड़ी गढ़वाल में है। दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में अधिकतम क्या है, जन घनत्व पाया जाता है। दून क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दून घाटियों में भूखलन की सर्वाधिक घटनाएं होती रहती हैं और ये भूखलन अधिकतर मध्य हिमालय श्रेणी से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं। यह हिमालय श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है। इसका कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम क्या है, मैनोक पर्वत। शिवालिक का अर्थ है शिव की भौहें। शिवालिक श्रेणी 7 जिलों दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल में फैला है। शिवालिक की श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती हैं। शिवालिक क्षेत्र में भूखलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र या बाह्य हिमालय क्षेत्र में होती है, जो लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिवालिक क्षेत्र हिमालय से वृहद सीमांत दरार या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, याद रखना है ना। शिवालिक क्षेत्र हिमालय से वृहद सीमांत दरार या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। शिवालिक क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु यानी कि आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भाबर क्षेत्र, शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थरों, मोटे बालू युक्त होती है। भाबर क्षेत्र का निर्माण प्लेटोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों के निक्षेप से बना है। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ। यह दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि पाताल तोड़ कुएं जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। राज्य के पौड़ी व नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र तराई के अंतर्गत आता है। उधम सिंह नगर जिले में बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज क्षेत्र तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। राज्य के तराई क्षेत्र में बंगाली, हरियाणी, पंजाबी लोग निवास करते हैं। दलदली मिट्टी होने के कारण तराई क्षेत्र में धान और गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है। अप्रैल माह में तराई क्षेत्र में सूरजमुखी का फूल खिलने की अवस्था में होता है। तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, राज्य के हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैदानी भूमि वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर या नई जलोढ़ कहा जाता है। ये बहुत उपजाऊ भी होती है और ये कम उपजाऊ होती है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो ये आपका जो विभाजन था उत्तराखंड का भौतिक विभाजन वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा अगला जो यहाँ पर चैप्टर आता है, इसी में कवर करूँगी पूरा। मैंने बोला है उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटियों के बारे में। दून घाटी ये राज्य का मुख्य कृषि उपज वाला क्षेत्र भी है एवं उच्च जनघनत्व वाला क्षेत्र भी है दून घाटी। नेलांग घाटी उत्तरकाशी एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित यह घाटी पूर्व में तिब्बत व्यापार का मुख्य मार्ग भी थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये मार्ग बंद हो गया, जैसे वर्ष 2021 में फिर से खोला गया है। नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख अथवा पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। शोर घाटी पिथौरागढ़ नगर जिले, जिसे पूर्व में शोर घाटी कहा जाता था, इस घाटी को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। उर्गम घाटी, इस घाटी का प्रवेश द्वार सलना नामक गांव को कहा जाता है। इस घाटी में लगभग 15 गांव हैं।
नाग जाति के उर्ग नाम से संबंध होने के कारण इसे उर्गम नाम मिला है। जनपद पिथौरागढ़ की 3 घाटियाँ दारमा, चौंदास एवं व्यास घाटी, चौंदास है, ठीक है, चौंदास व्यास घाटी, ये घाटियाँ सीमांत की शौका जनजाति का निवास स्थल हैं। इन घाटियों के विभिन्न गांवों में शौका समुदाय के लोगों का निवास है। ये घाटियाँ भेड़ पालकों एवं तिब्बत व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं। हर्सिल घाटी, इस क्षेत्र के विकास में विल्सन नामक अंग्रेज का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे किंग ऑफ हर्सिल कहा जाता है। रवाई घाटी, ये उत्तरकाशी जनपद में है। इस घाटी में कमल नदी घाटी लाल चावलों के लिए जानी जाती है। भैरव घाटी, भागीरथी नदी क्षेत्र में जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित घाटी है। भगवान भैरव के मंदिर होने के कारण भैरव घाटी नाम पड़ा। इस घाटी में कालाघन नामक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाया गया लोहे का पुल प्रसिद्ध है। हरकीदून, उत्तरकाशी जनपद में गोविंद नेशनल पार्क के अंतर्गत स्थित ओसला नामक गांव से कुछ दूरी पर सांकरी रेंज में ये क्षेत्र है। इस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार पुरोला को माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड में कुछ प्रमुख घाटियाँ, जैसे स्कंद घाटी, अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग, केदार घाटी केदारनाथ गौरीकुंड, मदमहेश्वर घाटी ऊखीमठ में है, उर्गम घाटी नीति घाटी ये चमोली जोशीमठ में है, पिंडर घाटी ग्वालदम कर्णप्रयाग, निजमुल्ला घाटी और हापला घाटी गोपेश्वर, अलकनंदा घाटी बद्रीनाथ, माणा घाटी चमोली बद्रीनाथ, चेनाब घाटी जोशीमठ फूलों की नई घाटी है ये, और इसके अलावा यहाँ पर फूलों की घाटी बद्रीनाथ हेमकुंड, पाणा ईरानी घाटी की बात करते हैं चमोली निजमुल्ला, वारसू घाटी वरुणा घाटी भैरव घाटी उत्तरकाशी में है, गंगवारसू घाटी पौड़ी में है, नयार घाटी सतपुतली पौड़ी में है, पैनो घाटी आपकी रिखणी खाल कोटद्वार, हरकीदून घाटी हरकीदून उत्तरकाशी, गंगा घाटी गंगोत्री रुद्रप्रयाग, भिलांगना घाटी बूढ़ा केदार टिहरी, हेवल घाटी चंबा टिहरी, बांदल घाटी जो है वो जौनपुर टिहरी में है। इसके अलावा तोता घाटी ऋषिकेश आपको ध्यान रखना है, रानी घाटी रानी टॉप धरासू, रवाई घाटी रवाई मंडल उत्तरकाशी, गौरा घाटी चक्राता जौनसार, दून घाटी देहरादून मसूरी, टोंस घाटी टोंस प्रभाग मोरी त्योणी, कगास घाटी बगवाली पोखर अल्मोड़ा, गिवाड़ घाटी चौखुटिया अल्मोड़ा, बरारो घाटी सोमेश्वर अल्मोड़ा, कत्यूर घाटी गरुड़ बैजनाथ बागेश्वर, सोर घाटी पिथौरागढ़ आएगा। दारमा घाटी कहाँ पर है आपका, धारचूला पिथौरागढ़। इसके अलावा उत्तराखंड में पानी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों के नाम, जैसे नीला पानी चमोली, धारा पानी गैरसैंण चमोली, हल्दा पानी गोपेश्वर चमोली, जौका पानी गोपेश्वर चमोली, चलिया पानी नारायणबगढ़ चमोली, भोर पानी जोशीमठ चमोली, रतन पानी चमोली में है, घिनूर पानी आपका रुद्रप्रयाग, घिनूर पानी है, घिनूर पानी है केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, दो पानी कोटद्वार पौड़ी में है, डांडा पानी पौड़ी में, बिजौरा पानी पौड़ी में, जड़ी पानी टिहरी में है, सौड़ पानी टिहरी देवप्रयाग टिहरी में है, नाला पानी देहरादून, गुच्चू पानी नारवाला देहरादून में है, शारू पानी झुंडा उत्तरकाशी में है, नीला पानी गंगोत्री से और आगे गोमुख पर्वत पर, एक नील पानी चमोली में, नीला पानी गंगोत्री में, नालू पानी धरासू बैंड उत्तरकाशी में है। इसके अलावा आपका बात करते हैं यहाँ पर केला पानी हो गया केदारनाथ रुद्रप्रयाग, बंज पानी ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, नौला पानी रुद्रप्रयाग, लाल पानी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, पटेल पानी कालागढ़ पौड़ी, पहाड़ पानी नैनीताल में, भीड़ पानी भीमताल नैनीताल में, तीन पानी हल्द्वानी नैनीताल, धारा पानी पिथौरागढ़, बंगा पानी डोलमा मुनस्यारी पिथौरागढ़, गर्म पानी नैनीताल में है। तो ये भी आपका यहाँ पर ख़त्म होता है उत्तराखंड में पानी से संबंधित स्थलों के नाम। अब उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नगर और विशेषता, जैसे घाटियों में बसा शहर देहरादून पिथौरागढ़ चंपावत बागेश्वर, पर्वतीय श्रेणी पर बसा शहर मसूरी रानीखेत जोशीमठ पौड़ी अल्मोड़ा नैनीताल गोपेश्वर डीडीहाट और लैंसडाउन, नदी तट पर स्थित उत्तरकाशी श्रीनगर सतपुली आदि। उत्तराखंड का नियोजित शहर टिहरी, उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर बद्रीनाथ, उत्तराखंड के प्राचीन नगर चंपावत अल्मोड़ा बाड़ाहाट काशीपुर श्रीनगर,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नगर बनबसा, टनकपुर और धारचूला है। सो ये आप लोगों का पूरा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर इसी में हम कवर करेंगे प्राकृतिक आपदाएं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदाओं का सामना प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। उत्तराखंड में प्राकृतिक शक्तियों द्वारा घटित होने वाली आपदाओं को दैवीय आपदा कहते हैं। दैवीय आपदा के स्वरूप बाढ़, तूफान, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, महामारी, ये सब इसमें आते हैं। बरसात के मौसम में किसी विशेष क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, उसे अतिवृष्टि या बादल फटना कहते हैं। राज्य में सबसे बड़ी त्रासदी केदारनाथ आपदा का कारण बादल फटना ही रहा है। उत्तराखंड के वनों में लगने वाली प्राकृतिक जो आग है उसका प्राकृतिक कारण पत्थरों का आपसी घर्षण और मानवीय कारण जलती माचिस की तिल्ली और कृषकों द्वारा खेत के अवशेष जलाने से लगती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा भूस्खलन है, जबकि सर्वाधिक हानि भूकंप से हो सकती है। भूकंप संबंधी जागरूकता के लिए डांडी काठी की गोदमा फिल्म भी बनाई गई है, महत्वपूर्ण है। अब आते हैं उत्तराखंड में भूकंप। तो भूकंप उत्तराखंड में सर्वाधिक असर डालने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसका कारण राज्य के हिमालय क्षेत्रों में प्लेटों की गतिशीलता, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, और भ्रंशों की उपस्थिति का माना जाता है। भूकंप मापी संयंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, जबकि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। जीके के क्वेश्चन है तीनों के तीनों। वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या नाभि या सेंटर कहते हैं, और जहां भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे एपीसेंटर कहा जाता है। भारत के कुल भूकंपों में कुल 68% भूकंप हिमालय क्षेत्र में आते हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि केंद्रीय भ्रंश रेखा टिहरी डैम के नीचे से होकर गुजरती है, इस कारण डैम का विरोध भी हुआ था। भारत को भूकंपीय जोन की दृष्टि से जोन 4 में बांटा गया है, जिसमें उत्तराखंड में 2 भूकंप जोन हैं, जोन 4 व 5। संवेदनशील जोन 4 है, जिसके अंतर्गत देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर आते हैं। इसके अलावा संवेदनशील जोन, अति संवेदनशील में 5वां जोन जो है वो अति संवेदनशील जोन है। इसके अंतर्गत चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत आते हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 भूकंप मापी स्टेशन हैं, देहरादून में, टिहरी में और गरुड़गंगा में। और उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने के लिए भूदेव एप्लीकेशन जो है इसको भी शुरू किया गया है। ये 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर भूकंप आने पर सायरन के माध्यम से लोगों को सतर्क करेगा। 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून के ग्राफी गैरा में आयोजित किया गया। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश के 147 जिलों में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जनपदों में रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर, टिहरी दूसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो भूकंप प्राकृतिक आपदा जो उत्तरकाशी में रिएक्टर स्केल कितना रहा है, तो 22 मई 1803 6 का था यहाँ पे, 6.0 का उत्तरकाशी में। सितंबर 1803 9.0 बद्रीनाथ। 28 मई 1816 7 पॉइंट का रहा है गंगोत्री। 14 मई 1835 7 लोहाघाट। 11 अप्रैल 1843 5 चमोली। मैचिंग के लिए आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 14 फरवरी 1851 5 रिएक्टर स्केल मापा गया नैनीताल। 22 मई 1871 6 लंढौर। 28 अक्टूबर 1916 7.5 का भूकंप आया था धारचूला में। 2 अक्टूबर 1937 को 8 रिएक्टर स्केल देहरादून। 4 जून 1945 6.5 का आया था अल्मोड़ा में। 28 दिसंबर 1958 का यहाँ पर बजांग धारचूला। 27 जुलाई 1966 में 6.3 का कपकोट में। 28 अगस्त 1968 7.0 धारचूला। 20 अक्टूबर 1991 6.6 का आया था उत्तरकाशी में। 29 मार्च 1999 6.8 का चमोली। 14 अगस्त 2005 4.8 पूरे उत्तराखंड में आया था। 23 जुलाई 2007 पूरे, ये भी 5 पॉइंट का था पूरे उत्तराखंड में। 7 जुलाई 2010 का 5.1 का पिथौरागढ़।
और 6 नवंबर 2017 को 5.5 का तोलियो रुद्रप्रयाग में था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट रहा था 1803 का बद्रीनाथ वाला, जो 9 पे रहा है। तो हाईएस्ट वाले आप ज़रूर यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद उत्तराखंड में भूस्खलन। तो उत्तराखंड का अधिकतर हिस्सा पर्वतीय है, यहाँ की ज़मीन ढालदार है, फलतः कमज़ोर व संवेदनशील चट्टानों से भूस्खलन होने लगता है। राज्य में बरसात के दौरान भूस्खलन की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी आप देख भी रहे होंगे। नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना 1866-67 में आलमा पहाड़ी पर हुई थी। विरही गंगा भूस्खलन, जो कि 6 सितंबर 1893 में हुआ। इस भूस्खलन के बाद विरही गंगा पर एक झील का निर्माण हुआ, जिसे गौना ताल या दुर्मी ताल कहा जाता है। इस ताल का सर्वेक्षण तत्कालीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक T.H. हॉलैंड ने किया। उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि यह ताल 1 साल के अंतर्गत टूट जाएगा। ब्रिटिश प्रशासन ने संभावित आपदा को भांपते हुए तत्कालीन अध्यक्ष अभियंता फुलफोर्ड व जिला सर्वेक्षक पंडित हरिकृष्ण पंत के नेतृत्व में टीम भेजी थी। गौना ताल 25 अगस्त 1894 में टूटा, परंतु इस समय झील टूटने से जनहानि नहीं हुई। ये पूछा जाता है कि गौना झील कब टूटी थी और कब बनी थी। 20 जुलाई 1970 को गौना ताल पुनः टूटा, जिसे चमोली के पीपलकोटी हेलंग घाटी के स्थित बेलाकुची में आपदा आई और इसी समय चमोली जनपद के मुख्यालय को चमोली से गोपेश्वर ट्रांसफर किया गया। सिमली भूस्खलन कर्णप्रयाग एवं ग्वालदम के मध्य हुआ। अगस्त 1977 में तवा घाट में भूस्खलन हुआ। 23 जून 1980 को उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन से तबाही हुई। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन था शेर का डांडा पहाड़ी पर 18 सितंबर 1880, जिसमें 151 लोग मलबे में दबकर मर गए थे। 1983 में बागेश्वर के कर्मी में भूस्खलन हुआ। 1990 में नीलकंठ क्षेत्र में भूस्खलन से 100 व्यक्तियों की डेथ हुई। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भूस्खलन की घटना 1996 में हुई। ऊखीमठ भूस्खलन 11 अगस्त 1998 में हुआ। व्योमगाड़ भड़ासू भूस्खलन 2001 में रुद्रप्रयाग में हुआ। अगस्त 2002 में टिहरी के बूढ़ा केदार में भूस्खलन हुआ था और टिहरी बांध भूस्खलन अगस्त 2004 में हुआ। अगस्त 2009 में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भूस्खलन हुआ। कपकोट भूस्खलन अगस्त 2010 में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है मालपा, यहाँ पर पूछा जाता है। क्या पूछता है? मालपा भूस्खलन कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ में। कब हुआ था? 18 अगस्त 1998 को, है ना। मालपा भूस्खलन में राहत बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लू एंजल। इसमें किस भारतीय नृत्यांगना की डेथ हुई थी? कई बार पूछा गया है। प्रोतिमा गौरी बेदी का निधन हुआ था। इसके बाद आता है यहाँ पर कुंवारी गांव भूस्खलन, बागेश्वर चमोली जिला। 13 जून 2013 को बड़ा भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन से कुंवारी झील पिंडर घाटी का निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हम आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण। रुद्रप्रयाग में 31 जुलाई 2024 को अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ धाम के मार्गों पर कई जगहों में भूस्खलन घटनाएं घटित हुई। 27 जुलाई 2024 को घनशाली तहसील के अंतर्गत तोली गांव टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन की घटना हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार ने उत्तराखंड में 13 संवेदनशील हिमनदी झीलों की पहचान की गई, जिनमें से 5 झीलों को उच्च जोखिम वाली झीलों की श्रेणी में रखा गया है। USDMA उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 15 से 22 अक्टूबर 2024 तक जनपद चमोली के वसुंधरा ताल का स्थलीय सर्वेक्षण कार्य संपन्न हुआ। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा बलिया नाला भूस्खलन नैनीताल, ग्वाल गांव भूस्खलन धारचूला पिथौरागढ़, ग्लोगी भूस्खलन मसूरी मार्ग देहरादून, हल्दा पानी भूस्खलन चमोली, बहुगुणा नगर कर्णप्रयाग सर्वेक्षण तथा ग्लोगी पावर हाउस देहरादून अप्रोच मार्ग पर भूस्खलन से रिलेटेड संबंधित सुरक्षात्मक कार्य भी किए। हाल ही में भूदसाव प्रभावित जोशीमठ ज्योतिर्मठ शहर के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 1658 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी रिसेंटली आपका PCS पेपर हुआ था, सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन। तो इसका कुल लंबाई 4.531 किलोमीटर,
निर्माण कार्य शुरू हुआ जुलाई 2018। सुरंग का महत्व, गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग। ये सुरंग NH 134 पर बनी है। सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक वो दिन के लेखक कौन हैं? राजीव रंजन सिंह हैं। इसके अलावा द प्रॉमिस ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स द्वारा लिखित यह पुस्तक ऑपरेशन जिंदगी के नाम से प्रसिद्ध सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू मिशन पर आधारित है। ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डेज रेस्क्यूज मिशन पुस्तक के लेखक शरद कुमार त्रिपाठी हैं। द ट्रिम्फ ऑफ सिलक्यारा पुस्तक के लेखक प्रोफेसर दुर्गेश पंत हैं। यमुनोत्री हाईवे में निर्माणाधीन सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में भूस्खलन 12 नवंबर 2023 को हुआ, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा चलाया गया। इस सुरंग में बचाव कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद के तहत ऑस्ट्रेलिया मूल के सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने हिस्सा लिया। फरवरी 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे सिलक्यारा बैंड बड़कोट सुरंग नाम दिया गया है। निर्माण करने वाली कंपनी का नाम नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु सरकार को बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। राज्य में बाढ़, तो 14 सितंबर 1951 में सतपुली में पूर्वी नयार नदी पर बाढ़ के कारण काफ़ी मात्रा में जनधन की हानि हुई। 8 सितंबर 1967 में नानक सागर बांध के टूटने के कारण बाढ़ से 80 लोगों की मृत्यु हुई। यहाँ से पूछा जाएगा कि नानक सागर बांध कब टूटा। 2012 में उत्तरकाशी के 80 गंगा में बाढ़ के कारण जनधन की काफ़ी क्षति हुई। ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र, राज्य के 4 जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र इस्टेब्लिश किए गए हैं। वायु गुणवत्ता मापन केंद्र, राज्य के 4 जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में वायु गुणवत्ता मापन केंद्रों का गठन हुआ है। केदारनाथ आपदा 2013, ऑपरेशन केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा 16 से 17 जून 2013 में आई। आपदा का कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर टूटने के उसकी ऊपरी परत जब टूटकर गांधी सरोवर में गिरने के कारण मंदाकिनी नदी का प्रवाह बढ़ गया था। केदारनाथ में आपदा राहत के लिए भारतीय थल सेना द्वारा 17 जून से 2 जुलाई तक ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया और भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया। केदारनाथ आपदा के कारण मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं 16 से 17 जून 2013 की आपदा को CBSE बोर्ड ने डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल भी किया। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य जो है वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM को आधिकारिक तौर पर 11 मार्च 2014 को सौंपा गया। ऑपरेशन केदार के तहत केदार घाटी का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया। उत्तराखंड में हिमस्खलन, 7 फरवरी 2021 को चमोली की नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण पश्चिमी धौली गंगा में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। अक्टूबर 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा 2 में हिमस्खलन हुआ, जिसमें 29 पर्वतारोही की मौत हो गई, जिसमें एक उत्तरकाशी की एवरेस्ट विजेता समिता कांसवाल भी थी। ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण हिमनद झील असंतुलित हो जाती हैं, जिससे अचानक नदियों के जल प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। फरवरी 2021 में चमोली के नीति घाटी में ऋषि गंगा में जल वृद्धि का कारण यही था, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन 2005, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को जनवरी 2006 से लागू किया गया। आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय और आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में समन शब्द का तात्पर्य होता है आपदा के प्रभाव और संवेदनशीलता को कम करना।
राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर 1070 तथा जनपद स्तर पर आपातकालीन नंबर 1077 जारी किया गया। जुलाई 2013 से राज्य सरकार ने नदी घाटी के किनारे 200 मीटर तक निर्माण कार्य में रोक लगे। 9 अक्टूबर 2013 को राज्य में एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन हुआ। भारत सरकार ने एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 में की। और जन जागरूकता के लिए आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है। प्रत्येक जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन कोष के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन किया है। बॉबी बकेट ऑपरेशन वर्ष 2024 में उत्तराखंड के जंगलों की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर पर विशेष कंटेनर को केबल से लटकाकर तालाब नदी में डुबोकर जल भरा जाता है, जिसे वनाग्नि क्षेत्र में छिड़काव किया जाता है। उत्तराखंड में डॉपलर रडार उत्तराखंड को मौसमी आपदाओं के पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाने के लिए राज्य में 3 डॉपलर रडार स्टैब्लिश किए गए हैं। पहला मुक्तेश्वर नैनीताल, दूसरा सुरकंडा टिहरी, तीसरा लेंसडाउन पौड़ी में 2023 में किया गया है। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम रिवर्स वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।